और जहां से हेमंत जी आते हैं वहां ब्रजमंडल यात्रा भी निकलती है। हमने देखा था जब पिछली बार निकली थी तो क्या हुआ था वहां पर, और एक बार फिर से वो निकलने जा रही है। और वही तमाम लोग जो इसमें एक तरह से आरोपी थे और अभी जमानत पर हैं, वो फिर से परमिशन मांग रहे हैं कि वो उस यात्रा में शामिल होंगे। तो आप ये देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक एक तरह का माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हेमंत जी, आप इस फरमान को, इस पर होती सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? और उसके साथ साथ ये फरमान इतना खराब था कि आप ये देखिए कि मुख्तार अब्बास नकवी ने लब खोल दिए अपने, वो बोलने लगे और वो इसको छुआछूत से इसको जोड़कर देख रहे हैं। ये इतना खराब था, जेडीयू को बोलना पड़ा, आरएलडी को बोलना पड़ा, और आरएलडी ने जिस तरह से बोला है वो साफ तौर पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में चुनाव है, 10 सीटों पर हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरएलडी जहां पर लड़ सकती है, उनसे मिल सकती हैं, और उनको पता है बिना मुसलमानों के उनकी सियासत इम्पॉसिबल है, वो कोई सीट जीत ही नहीं सकते हैं। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप इस पूरी सियासत को, ये जिस तरह की पूरी एक बिसात जो है वो बिछाई जा रही है? देखिए बुशरा जी, आज की तारीख में जो स्थिति है, पूरे देश में एक बात बड़ी प्रचलित हो गई है कि सीमा पर कहीं तनाव हो या कोई किसी राज्य में सांप्रदायिक तनाव हो तो समझ लीजिए कि चुनाव है। ये इनके जो पूरा सिलेबस है उसका एक टेस्टेड फार्मूला अब तक था, जब तक पार्लियामेंट का चुनाव नहीं आया, का रिजल्ट नहीं आया था। पार्लियामेंट के रिजल्ट के बाद भी अगर ये लोग नहीं समझ रहे तो ये लोग अंधेरे में हैं। और ये जो साथी पैनलिस्ट कह रहे थे उसमें बहुत बड़ी मुंह की खाएंगे, ये भी आप निश्चित मान के चलिए। इस चुनाव में जो वोट नुकसान हुआ है चुनाव में वोटों का, वो किन वर्गों का हुआ है, केवल उसका एक एनालिसिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा क्या हुआ है और किस दिशा में ये जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस विषय की आप बात कर रहे हैं ओवरऑल, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो कथित अमृतकाल है जिसमें हम सब जी रहे हैं इस समय मोदी जी के शब्दों में, उसका इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बजाय एक रिग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करने पर मजबूर हैं। बहुत तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन मुद्दों से हट करके हम किन बातों पर बात कर रहे हैं, जो बातें इरेलेवेंट है, जिन बातों को समाज बहुत पहले छोड़ चुका था, जाति पाति बिल्कुल। धर्म छुआछूत, ये बातें कब छूट गई थी पीछे। और आज आप देश को ये बनाने आए थे और इसके लिए आप 2047 तक सत्ता मांग रहे हैं। केवल इस पूरे हालात को केवल कुछ बेसिक उदाहरण से देखिए। आपने एक ये काम किया, इसकी मंशा तात्कालिक समझ में आती है। जो दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है लगातार, उसमें वन अपमैनशिप का कहीं ना कहीं इसमें एक रोल है। जैसा आपने कहा कि पहले एक जिले में सीमित था, उसके बाद पूरे प्रदेश के लिए किया गया, और अब दूसरे राज्य ने भी इसमें जल्दी से हाथ बढ़ के इनिशिएटिव लिया। तो ये वैसे नहीं है, ये दिल्ली बनाम लखनऊ का फॉल आउट है कि कौन बड़ा हिंदू राष्ट्र, हिंदू हृदय सम्राट। इसको उससे भी जोड़ करके देखिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हकीकत। अब थोड़ा सा इसको खोलिए विषय को। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, जब आप अमरनाथ यात्रा जाते हैं, तो वहां पर जो आपको पलकी में उसमें जो लेके जाते हैं कचरों में, वो कौन लोग होते हैं? कभी सोचा है? जो ये अंध वहां पर बैठे हुए हैं, जो अधिकारी और सरकार, क्या उनकी आंखों पर पर्दा गिर गया है कि उनको कौन कंधों पर उठा करके लेके जाता है? हम सब भी जाते हैं, हमारे परिवार भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, बीमार लोग भी जाते हैं। दूसरा, ये जो कावड़ यात्रा है, जो कावड़ ये साथी जाते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई यहाँ तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा से भी जाते हैं, महाराष्ट्र तक भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हर जगह जहां जहां जैसी स्थिति है। उन कावड़ को सजाता कौन है? उन कावड़ को बनाता कौन है? कभी इन नलायकों ने ये देखा है जाकर के वहां पर कितने बड़े पैमाने पर दूसरे धर्म के लोग इसको एक श्रद्धा के साथ करते हैं? और जिस यात्रा का आपने जिक्र किया हरियाणा की मेवात में, उसमें आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोनों ने कि जब वो जलाभिषेक यात्रा निकलती है, बहुत लंबी यात्रा है वो, और ट्रेडिशनली साल, हजारों साल से निकल रही है वो। मुस्लिम समुदाय वहां पर जब यात्रा निकलती है, वो उन दौरान में, यात्रा के दौरान में नॉन वेज खाना छोड़ देते हैं, स्वतःस्फूर्त, कोई कहता नहीं उनको, खुद छोड़ते हैं। दूसरा, जो यात्री निकलते हैं, क्योंकि लंबी यात्रा है, वो मुस्लिम घरों में रुकते हैं, उनके पैरों में हिना अप्लाई की जाती है ताकि थके ना। उनको सूदिंग इफेक्ट देने के लिए मुस्लिम बच्चे उनकी मालिश करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। ये ट्रेडिशन रहा है इस देश का। और आप उसको कहां पर ले आए? पिछले साल आपको याद होगा वहां पर क्या हुआ था मेवात के अंदर। और अब फिर उसी यात्रा को, पिछली बार क्यों हुआ वो, कि हथियार लेकर के, एक खास तरह का प्रोवोकेटिव सिस्टम।
अब फिर वही यात्रा, उसके पीछे मंशा समझ लीजिए क्या है कि अक्टूबर में चुनाव। तो जिस सरकार का, जिस प्रशासन का काम सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का है, समाज को जोड़ने का है, और सबसे बड़ी बात तो आप धर्म का काम क्या है, धर्म जोड़ता है या तोड़ता है? ये कब से हुआ कि इस धर्म को तोड़ने वाला बना दिया इन्होंने? ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि डिजाइन का हिस्सा है। मुझे एक बात आई कि अगर आम मैं बेच रहा हूं और केले आप बेच रही है तो उसमें क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक चीज फल है, जिसने जो खाना है, जिससे लेना है ले लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? ये इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब कपड़ों से पहचानने की बात हाईएस्ट लेवल से आई। वो बात वहां नहीं रुकी, उसके बाद 80-20 का खुला नारा दिया गया, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, जैसा आपने कहा इंट्रोडक्शन में, शमशान कब्रिस्तान ये और वो। लेकिन जेडीयू, ये बात अब क्यों इसके ऊपर त्यागी को ये बात आई कि उनको तुरंत इसका विरोध करना पड़ा, हालांकि उनकी इतनी हैसियत है, इससे आगे वो नहीं बोल सकते, डॉटेड लाइंस पे ही बोलेंगे, इससे आगे उनकी हैसियत नहीं है ना उनको ऐसी पार्टी की। जबकि बिहार में अगले साल चुनाव है, ये भी मत भूलिए, लेकिन वो अगले साल है तो अगले साल के अगले साल देखी जाएगी, तब तक तो हो सकता है पलटी इधर तो क्या पता हो भी जाए, वो नोस। ये जो पूरा सूरत हाल है, इसके पीछे की मंशा केवल इतनी है कि इनके सिलेबस में इसके अलावा कोई चीज नहीं है। इन्होंने किया ही है, जब से इनका मातृ संगठन बनाया, 100वें साल में वो चल रहे हैं, उन्होंने इसके अलावा किया क्या, जरा बता तो दे। और ये आजादी की लड़ाई से पहले, आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी की लड़ाई के बाद भी, और यही कारण है कि उस पर बैन लगाना पड़ा था तमाम तरह की चीजों पे। अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल जो चिंता करता है पैदा, वो ये है कि अभी तक हमारी अदालतें क्या कर रही है। ये इशू पूरे 2 दिन से पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है, नैरेटिव वन वे और दी अदर। इस पे जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस, क्या सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट से उनको नहीं लेना चाहिए था, और अगर उन्होंने नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? और ये पहला अवसर नहीं है कि जब उन्होंने नहीं लिया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी की जो भाषा थी वो क्या थी? चुनाव आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे रहा, कोई नोटिस नहीं, अगर नोटिस गया भी तो पार्टी प्रधान को गया, मोदी जी को तो नहीं गया। और उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई, चुनाव आयोग ही बता सकता है। ना चुनाव आयोग ने कुछ किया, ना किसी अदालत ने उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। तो ये उसका फर्दर एक्सटेंशन है कि अब भी कोई चीज नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर के जो एक तो जो प्रशासन और सरकारें जो कर रही है वो एक पक्ष है, लेकिन जो देश का न्याय तंत्र था, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही है? मैं तो ये कहता हूं एक काम और कर देना चाहिए, अगर इनको इतना ही ज्यादा शौक है तो जो ब्लड डोनेशन की जो थैलियां होती हैं उन पर भी लिख दें कि डोनर का नाम कौन है, लिखे ना उस पर। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें भी बताएं ये किसका ऑर्गन है। अगर ऐसी ही बात है तो शर्म आनी चाहिए एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर, जब आप देश की आजादी का अमृतकाल सोकाल मनाते हैं और वहां इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करते हैं। ये केवल और केवल विभाजन की रेखा को और महीन, बारीक और तीखी करने का एक षड्यंत्र है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस यात्रा पे, जिस एरियाज में कह रहे हैं, वहां कभी भी आज तक यात्राओं के दौरान कभी आपने सांप्रदायिक तनाव नहीं देखा होगा, और ये कितनी ही कोशिश कर ले अब भी नहीं होगा, क्योंकि जनता जाग गई है और वो इनके मंसूबों को समझ रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बनाया ना, सांप्रदायिक सौहार्द का नैरेटिव सबसे पहले था, यूथ का नैरेटिव दूसरा था, रोजगार था, बेरोजगारी थी, महंगाई थी। वो चीजें जब उन्होंने, उसके कारण वोट पड़ा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंची जहां वो आज है, और जिसको वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब भी इस बाज आने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा पक्ष है जो विपक्षी पार्टियों को अब अपने हथियार और पहने करने पड़ेंगे इस सांप्रदायिकता के खिलाफ। और एक अलग से अभियान जो उन्होंने संविधान बचाओ अभियान चलाया था, वैसे नहीं चलाया था, ये वो दिखा रहा है। ये जो कुछ किया गया है, जो ये फरमान है, आप क्या समझती हैं? ये केवल एक फरमान है, ये इस देश में संविधान और देश के प्रति अपराध है, ये समाज के प्रति अपराध है। कोई भी विभाजनकारी इस तरह की चीज सरकार के स्तर पे होती है, और चिंता की बात केवल ये है कि जुडिशरी चुप है इस पे। जुडिशरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, एंड दे शुड टेक टू द टास्क एवरीबडी कंसर्न्ड इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी हो इसमें। उसके अलावा अगर आप इसको नहीं चेक करेंगे तो निश्चित मानिए कि आप एक रिग्रेसिव सोसाइटी होंगे, नहीं हो चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुशरा जी, इनसे इन लोगों के लिए सद्बुद्धि की कामना करना तो शब्दों को व्यर्थ करना है। जैसा संदीप जी ने पूरा खोल करके बताया कि इस देश का सेक्युलर कैरेक्टर क्या है, और 80 से 85% हिंदू और इससे भी ज्यादा मुस्लिम कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े पक्षधर रहे,
और उसी का परिणाम है कि 47 से आज तक हम यहाँ पहुंचे जहां हम आज पहुंचे। जो देश आज जिस भी प्रगति तक पहुंचे हैं उसमें दोनों का बराबर का योगदान है। एक बात तो ये समझनी पड़ेगी। दूसरा, आप इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कुछ ठीक कर पाएंगे, ये आप छोड़ दीजिए। इनके सिलेबस का केवल मूल मंत्र, जैसा मैंने पहले स्लॉट में भी कहा, वो यही है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर। 3 दिन पहले देश के गृह मंत्री महेंद्रगढ़ में आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत थोड़ी है, बहुत ही थोड़ी है, नेग्लिजिबल है। और हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कभी नहीं होता है, कभी हुआ ही नहीं आज तक। पिछली बार का अगर आप ये आई मेवात थिंक में यात्रा हुई थी 7.2% है वहां पर मुस्लिम आबादी, जी यानी कि जी 10% जी, से भी बहुत कम। हाँ, जलाभिषेक यात्रा जब पिछली बार हुई, पिछली बार वो एक हिंसा की घटना हुई, वो भी किस तरीके की हुई सारा देश जानता है। परसों की जो इंटरेस्टिंग बात हुई है वो संदीप जी जानकर स्तब्ध रह जाएंगे और पूरा देश भी। माननीय गृह मंत्री जी महेंद्रगढ़ में आते हैं और वो अपना जो मोदी जी का जो पंच लाइन है उसको दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ पर, कोट अनकोट, कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आई कांग्रेस, तो ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी। कोट अनकोट है ये, आप गूगल करेंगे सबको मिल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा में जो मुस्लिम है वो दो तरह के मुस्लिम हैं, एक आम मुस्लिम और एक मेवात में मेव मुस्लिम। जो जो आम मुस्लिम हमारे यहाँ हरियाणा में है, उनको, जो हमारे यहाँ ओबीसी की लिस्ट है, ओबीसी ए और बी है, ए लिस्ट के अंदर मुस्लिमों की 13 जातियां ऑलरेडी आरक्षण ले रही हैं सालों से। और उस आरक्षण को 2016 में बीजेपी की सरकार ने कंटिन्यू किया, जॉब्स में भी और एडमिशन में भी। और वो क्या कह रहे हैं आप कल्पना कर सकती हैं, कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है वो आरक्षण, और वो उसने मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उसको फर्दर एक्सटेंड किया 2016 में बाकायदा बिल ला करके। तो ओबीसी की 71 जातियां हमारे यहाँ ए में हैं, उनमें से 13 मुस्लिमों की जातियां। इस तरीके से जो मेव मुस्लिम है उनको ओबीसी बी का दर्जा ऑलरेडी है। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, और सॉरी गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो हरियाणा में मुसलमानों को आरक्षण दे देगी ओबीसी का छीन के, उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। एक पक्ष ये था जो मैं आपको बता रहा था कि इनका नैरेटिव देखिए, जिस स्टेट के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है वहां हिंदू मुस्लिम करना, जबरदस्ती से करना। दूसरा, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह का सबसे बड़ा एलाई कौन है आज की तारीख में? टीडीपी। टीडीपी का आप उनका मैनिफेस्टो उठाइए, वो क्या कह रहे हैं कि 4% आरक्षण हम मुसलमानों को देंगे। ना तो उनको समर्थन, गठबंधन एनडीए से गठबंधन से बाहर कर रहे हैं, ना उनका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ के कहते हैं कि मुसलमान, जहां पर ऑलरेडी मुस्लिमों का आरक्षण है, ये करना क्या चाहते हैं? तो ये समझना पड़ेगा, दिस इज ए बेसिकली ए बैंकरप्सी। और ये जो दिवालियापन है ये सोच में होता है, ये दिमाग में होता है, और ये जुबान पर कब आता है? जब आपके सिलेबस में कुछ और ना हो, ना रोजगार की, आपके पास जब नेट डिलीवरेबल नहीं है ना। आप 10 साल से हरियाणा को बर्बाद कर रहे हैं, कभी आप ये नहीं बताएंगे कि रोजगार के फ्रंट पे क्या हुआ, कभी ये नहीं बताएंगे कि हरियाणा में नशा इतना बढ़ गया, कभी ये नहीं कहेंगे कि हरियाणा विकास के मामले में कहां जाके पिछड़ गया, बेरोजगारी में देश का नंबर 1 हो गया, क्राइम में नंबर 1 हो गया। दे विल नेवर टॉक ऑन देयर क्रेडेंशियल्स बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो। तो फिर क्या करेंगे कि जो अनहोनी बात है, जो आरक्षण सालों से, दशकों से मिल रहा है, उसको लेकर के डरा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, 10-5% जो एक इन्होंने अंध भक्तों की जो एक कैटेगरी क्रिएट की है, वो इन सब बातों में नहीं जाते कि मुस्लिमों की कितनी जातियों को ओबीसी ये मिला हुआ है, ओबीसी में मिला हुआ है। वो अमित शाह कह के गए ठीक ही होगा। ये जो एक देश के अंदर एक खड़ा किया गया है ना, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो एक अलग ब्रीड है जिसको आप भगत कहते हैं। आमतौर पर लीडर्स देश के अंदर फर्दर लीडर्स बनाते थे। ये पहला शासन आया जिसमें भक्तों की एक टोली खड़ी की गई है पूरे देश के स्तर पर, और वो भी अंध भक्तों की, विदाउट मेरिट, विदाउट इश्यूज, कुछ भी नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश में ये फैसला अगर वापस लेना होता तो इसको लागू ही ना करते। इट इज विद ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक कहीं ना कहीं टारगेट, और वो टारगेट है दिल्ली बनाम लखनऊ। फॉर द टाइमिंग ये दिखाना है कि मुझे छू के दिखाओ, तुम कांवड़ यात्रा हो रही है, फलां हो रही है। और ये असली क्या हुआ है, उनको केवल रिप्राइव मिला है फॉर द टाइमिंग। इन 10 विधानसभा उपचुनावों के परिणाम आ लेने दीजिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा, यही सीन फिर आएगा। मैं बहुत दूसरी बात कर रहा हूं, जो हम बात कर रहे थे कि 240 की, इनको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। अभी तक आपने पिछले 10 साल का जो देश को हाँक रहे थे मोदी जी, उसमें कहीं आपने असंतोष के स्वर सुने थे कभी?
क्या हिम्मत है कभी कि भी अब ये जो अपने दिन का नाम लिया आपने नकवी साहब के, वो एक शब्द बोल दे, बोले ना, जेडीयू बोला ना, ये केवल एक शुरुआत है। नहीं। यस। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री किधर है, डिप्टी सीएम कहाँ है, पार्टी प्रेसिडेंट कहाँ है, प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े महान नेता है बीजेपी के समकालीन, वो क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और वेस्ट बंगाल का अध्यक्ष, आपका लीडर ऑफ ओपोजिशन, क्या कह रहा है कि हम उन्हीं के साथ है जो हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी का कहने को भी जो सामने चीजें हैं, उनको भी दिख रहा है सामने। आप राजस्थान में चले जाइए, वसुंधरा के साथ क्या हुआ, वो क्या लगता है आपको लंबे समय तक रहेंगे शांति? मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ, शिवराज चौहान के बेटे ने क्या कहा कि मेरे बाप की आज भी टूटी बोलती है दिल्ली में, आपने पिछले 10 साल में नहीं सुना था। ये उस 240 का प्रभाव है। और जो इन सबको बातों को, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कल सिंबॉलिकली जो मोहन भागवत ने जो कहा, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, वो निगाहें कहीं पे और निशाना कहीं पर है। उन्होंने क्या क्या शब्द कहे, सुपरमैन, उन्होंने अलौकिक कहा, उन्होंने देवता कहा, और फिर विश्व रूप में ले आए वो। इन सारों की बाइनरी जोड़ी आप, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो कभी बोलते नहीं, क्योंकि वो इस सारे पाप का हिस्सा है, दत्तकर्म का। लेकिन वो कहीं ना कहीं पल्ला भी झाड़ना चाहते हैं कि बहुमत नहीं आया तो इनके कारण नहीं आया, आ जाता तो हमारे कारण आता। लेकिन उन्होंने जो ये 4 शब्द प्रयोग किए हैं, ये इनडायरेक्ट एक रेफरेंस उन्हीं को है जो समझ रहे हैं देश, वो मोदी जी को ही कह रहे हैं। तो ये सारे हालात जो है, ये आप 240 का परिणाम है ये। अगर यही 274 होते, इनमें से कुछ नहीं हो रहा होता, ना मोदी कुछ करते, ना अपने योगी कुछ करते, ना उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष करता, ना डिप्टी सीएम करता। ये जो बिकरिंग है विद इन दी पार्टी, विद इन आरएसएस, विद इन एलाइज, ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और केवल अक्टूबर तक का इंतजार कीजिए, अक्टूबर एंड तक इन स्टेट्स के चुनाव आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। जम्मू कश्मीर का चुनाव, मध्य प्रदेश, सॉरी, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल साफ है सारी स्थिति क्या होने वाला है, और इन बाकी स्टेट्स में भी जो है वो लगभग एक पिक्चर क्लियर है। उसके बाद क्या होगा वो देखना और भी रोचक होगा। तो केवल आइसोलेशन में नहीं, ये सारी चीजें एक कंप्लीट पैकेज है, और उसी की बाइनरी तैयार की जा रही है। और एक बात मैं पक्का कह सकता हूं, जो उत्तर प्रदेश में निकला है, उसको देखने के बाद ये बड़ा साफ है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम के संदेश में छुपा सबक लेने से इनकार कर दिया है, और इसकी कीमत इनको बहुत भारी चुकानी पड़ेगी आने वाले हर चुनाव।